नमस्कार, मैं हिमांशु सेन हिंदी भाषा का विकास विषय पर आज आपसे चर्चा करूंगी। चूँकि हिंदी भाषा का इतिहास बहुत दीर्घ अवधि का इतिहास है, एक लंबा इतिहास है, इसलिए इस विषय को हमने कई खंडों में विभाजित किया है। सबसे पहले हम हिंदी भाषा का परिचय देंगे, उसके बाद अलग-अलग खंडों में हम उसका विस्तृत विवरण देंगे। अभी हम प्रारंभ करते हैं भाषा से। भाषा है क्या? भाषा संस्कृत की भष धातु से उत्पन्न एक शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कहना। भाषा की कहने के संदर्भ से लेकर उसकी व्याख्या या उसकी परिभाषा बड़ी सीमित सी नज़र आती है, अर्थात जो कुछ भी कहा सुना जाए उसे भाषा कहा जाता है। परंतु अपने व्यापक परिवेश में, अपने व्यापक अर्थ में भाषा इससे बहुत बृहत अवधारणा, एक बृहत संकल्पना को वहन करती है, जिसमें विचार विनिमय अथवा भावनाओं का संप्रेषण मूल रूप से संदर्भित होता है। अर्थात जो कुछ भी भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपनी भावनाओं का, अपने विचारों का विनिमय करते हैं, एक दूसरे से उसका संप्रेषण करते हैं। इस प्रकार भाषा विचार विनिमय का माध्यम है और इसके अनेक रूप पाए जाते हैं। जब वह ध्वनि संकेतों के माध्यम से, लिपि के माध्यम से वहन होती है तो उसे हम लिखित भाषा के रूप में देखते हैं। मौखिक भाषा जो मुख से उच्चारित होती है, सांकेतिक भाषा जो विशेष संकेतों द्वारा अर्थ वहन करती है। इसी प्रकार से गुप्त भाषा, कूट भाषा, पशु पक्षियों की भाषा, जानवरों की भाषा, मनुष्य की भाषा, तकनीकी भाषा और तकनीक के भी विविध क्षेत्रों की भाषा, इस प्रकार भाषा के अनेक रूप दिखाई देते हैं। वर्तमान समय में एक बहुत बृहत व्यापक अवधारणा के तहत हम भाषा को जानते हैं और समझते हैं। परंतु जब हम हिंदी भाषा का नाम लेते हैं या भाषा की वैश्विक धरातल पर किसी भी भाषा का नाम लेते हैं तो हमें उसका एक विशिष्ट इतिहास नज़र आता है, एक विशिष्ट परंपरा नज़र आती है। आज की हिंदी जो हमारे देश की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा का गौरव जिसे प्राप्त है, संवैधानिक धरातल पर जो राजभाषा है, कार्यालयी रूप से भी सक्षम हो रही है, वर्तमान समय में जो प्रयोजनीय रूप धारण कर, प्रयोजन मूलक हिंदी का स्वरूप वहन कर तकनीकी रूप से भी सक्षम हो रही है, उस हिंदी भाषा का विकास भारतीय संदर्भ में कहाँ से हुआ है, इसका एक सम्यक अध्ययन, सम्यक ज्ञान हम हिंदी भाषा के विकास के अंतर्गत करेंगे। हिंदी शब्द अपने आप में संस्कृत से ही व्युत्पन्न हुआ है। संस्कृत का शब्द है सिंधु। सिंधु जो सिंधु नदी से पर्याय, सिंधु घाटी की सभ्यता से सभी परिचित हैं, सिंधु नदी का पर्याय, वहाँ से सिंधु शब्द लिया गया और ईरानी भाषा तथा फारसी भाषा में स के स्थान पर ह का उच्चारण होता है, वहाँ से वो सिंधु और सिंधु से हिंदू, हिंदू से हिंदीक और हिंदीक से हिंदी शब्द प्रचलित हुआ और इस प्रकार सिंधु के क्षेत्र में व्यवहृत होने वाली भाषा धीरे धीरे हिंदी भाषा के रूप में प्रचलित हुई, जानी जाने लगी। वह हिंदी जो सिंधु क्षेत्र में व्यवहृत होती थी, वह हिंदी जिसे अरबी और ईरानी भाषा ने हिंदी नाम दिया, आज हमारे गौरव का परिचायक है, हमारी पहचान है, हमारी भाषा है, हमारी राजभाषा है। इस हिंदी का एक विरासत, एक दीर्घ इतिहास जो संस्कृत से चला आ रहा है। हिंदी ने अपनी वर्णमाला संस्कृत भाषा से ली, अपने व्याकरण का अधिकांश हिस्सा भी संस्कृत भाषा से लिया और शनै शनै उसका एक विकास हुआ। कैसे वो वैदिक से लौकिक संस्कृत बनी, फिर लौकिक संस्कृत के बाद से पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट्ट और उसके बाद आज की हिंदी किस प्रकार से निर्मित हुई। जब हम इसका संपूर्ण अध्ययन करते हैं तो यह अध्ययन हिंदी भाषा का विकास कहलाता है, संस्कृत से हिंदी भाषा बनने की प्रक्रिया। और इस संपूर्ण प्रक्रिया को अध्ययन की सुविधा के लिए हिंदी के भाषा वैज्ञानिकों ने 3 खंडों में विभाजित किया। वह भारतीय आर्य भाषा जो इन समस्त भाषाओं को समेकित करती है, उसको 3 खंड में विभाजित करते हुए हिंदी के भाषा वैज्ञानिकों ने
प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के तहत उसका वर्गीकरण। भाषा जो कहने की, सुनने की, विचार विनिमय की और संप्रेषण का माध्यम है, शक्ति है, ताकत है, उस भाषा की भी कुछ विशेषता है जिसके कारण ही यह इतना बड़ा परिवर्तन, इतनी बड़ी विकास यात्रा हमें दिखाई देती है। भाषा की उन विशेषताओं को उद्धृत करने के पश्चात मैं इन युगों का परिचय संक्षेप में प्रस्तुत करूंगी। वस्तुतः भाषा की सबसे पहली और मूल विशेषता होती है कि भाषा सामाजिक संपत्ति होती है। वस्तुतः भाषा कभी भी एकल नहीं बोली जाती, उसके लिए कम से कम 2 अथवा उससे अधिक लोगों का होना अनिवार्य है, इसीलिए उसे सामाजिक संपत्ति कहा गया है। एकल वार्तालाप संभव नहीं है। मोनोलॉग हम वैचारिक या आंतरिक रूप से करते हैं, यद्यपि उसके लिए भी भाषा की आवश्यकता होती है, परंतु भाषा जो मौखिक रूप से उच्चारित होती है अथवा जो लिखित रूप से लिखी जाती है या संप्रेषित की जाती है, उन सभी माध्यमों के लिए दूसरों का होना अनिवार्य है। अन्यथा भाषा अपना स्वरूप, अपनी अर्थवत्ता और अपनी महत्ता को वहन नहीं करेगी। इसलिए भाषा की मूलभूत विशेषता उसका सामाजिक स्वरूप होना है। और चूंकि समाज परिवर्तनशील होता है, समाज में, उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता में हर समय समयानुरूप, अनुसंधान के अनुरूप, मान्यता के अनुरूप, आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन होता रहता है, तो जैसे जैसे समाज में परिवर्तन होता है वैसे वैसे भाषा भी परिवर्तित होती जाती है। इसीलिए दुनिया की किसी भी भाषा का इतिहास उठाकर देखा जाए तो उसका मूल रूप, उसका आरंभिक अथवा व्युत्पत्ति वाला रूप और वर्तमान रूप बिल्कुल एक अलग मुकाम पे पहुंचा हुआ दिखाई देता है, अलग मुकाम पर नजर आता है। और ये विकास यात्रा उसकी सामाजिकता के कारण ही संभव हो पाती है। दूसरी विशेषता, चूंकि भाषा सामाजिक संपत्ति है, भाषा मुख से उच्चारित होती है और हमारे इस सामाजिकता और मुख और शारीरिक अवयवों का प्रयोग होने के बावजूद, इतनी सारी विकास यात्रा के बाद भी भाषा इकलौती ऐसी शक्ति है जो हमें विरासत से तो नहीं मिलती, हम हर बार, हर समय उसे अर्जित करते हैं। वह हस्तांतरणीय होती है। पुरानी पीढ़ी अपनी अगली पीढ़ी को उसे सिखाती है और नई पीढ़ी उसे अर्जित करती है। तो भाषा अर्जित की जाने वाली संपत्ति है। उसका लिखित स्वरूप, उसका व्याकरणिक स्वरूप पीढ़ी दर पीढ़ी सुनिश्चित होता जाता है, लेकिन हर बार व्यवहार के लिए व्यक्ति को उसे सीखना पड़ता है और यह भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। इस प्रकार भाषा अनुकरणीय होती है। वह भाषा जो सामाजिक होती है, वह भाषा जो अर्जित की जाती है, वह भाषा जो अनुकरणीय होती है, उसकी एक और बहुत बड़ी विशेषता होती है कि वह जटिल से सरल की ओर उन्मुख होती है। कठिन शब्दों का व्यावहारिक प्रयोग संभव नहीं होता। सामान्य तौर पे दुनिया की हर भाषा में जटिल शब्द गढ़े भले ही जाएं, उनका गठन भले ही किया जाए, परंतु जब उसका व्यवहार होता है तो वह सरलीकृत होती जाती है और इसीलिए भाषा के विभिन्न पड़ाव हमें मिलते हैं, वो कठिन से सरल की ओर उन्मुख होती जाती है। भाषा की एक और बहुत बड़ी विशेषता होती है कठिन से जटिल से सरल की ओर उन्मुख होने के साथ साथ कि उसमें मुख सुख की प्रधानता होती है। भाषा में वही शब्द चलन में रहते हैं, भाषा में वही शब्द प्रयोग होते हैं या शब्द का वही रूप प्रयोग में लाया जाता है जिसमें मुख को उसका उच्चारण करने में सरलता होती है। तात्पर्य ये कि जैसे रश्मि या धर्मेंद्र या जितेंद्र, इसका उच्चारण करते समय हम रश्मि, धर्मेंद्र, जितेंद्र जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। सामान्य तौर पर संयुक्त व्यंजनों का मौखिक उच्चारण व्यवहार में जटिलता का बोध देता है, इसलिए उसका सरलीकृत करके ही उच्चारण, प्रयोग और व्यवहार किया जाता है। भाषा की इन कुछ सामान्य विशेषताओं के साथ हम भाषा की परिभाषा पर भी चर्चा करेंगे। कुछ 2-3 परिभाषाएं देते हुए मैं बात को आगे बढ़ाऊंगी। हिंदी के प्रख्यात विद्वान
हिंदी का व्याकरण रचने वाले कामता प्रसाद गुरु जी की परिभाषा है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ सकता है। इसी प्रकार डॉक्टर बाबूराम सक्सेना का मत है कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। पाश्चात्य विद्वानों में मैक्स मूलर के अनुसार भाषा और कुछ नहीं है, केवल मानव की चतुर बुद्धि द्वारा आविष्कृत एक ऐसा उपाय है जिसकी मदद से हम अपने विचार सरलता और तत्परता से दूसरों पर प्रकट कर सकते हैं और जो चाहते हैं कि इसकी व्याख्या प्रकृति की उपज के रूप में नहीं बल्कि मनुष्यकृत पदार्थ के रूप में करना ही उचित है। इस प्रकार भाषा की एक समेकित परिभाषा देते हुए प्रख्यात विद्वान डॉक्टर भोलानाथ तिवारी लिखते हैं, भाषा मानव उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की एक वह संरचनात्मक व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं। इस प्रकार एक सामान्य सा भाषा का संक्षिप्त सा परिचय जिसमें भाषा क्या है और भाषा की विशेषता क्या है इस खंड में हमने प्रस्तुत किया। अगले खंड में हम हिंदी भाषा का संस्कृत से किस प्रकार से स्वरूप परिवर्तित होता गया है, संस्कृत से किस प्रकार से उसने अपना हिंदी का रूप धारण किया है, इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।